अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन CUH पाकिस्तान। आज मेरा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, ना मटीरिया मेडिका के हवाले से, ना एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के हवाले से। आज मेरा टॉपिक एक स्टूडेंट की फरमाइश के ऊपर, टिप्स के ऊपर है, क्लिनिकल टिप्स के ऊपर। तो कुछ इमराज हैं जिनकी मैं मेडिसिन साथ में बताऊंगी, और ये इमराज ज़्यादा पेचीदा इमराज नहीं है। बिल्कुल आप कह लीजिए कि घर में हमारे पास जौन सी मेडिसिन होना चाहिए, जब तक हम किसी क्लिनिक पे जाते हैं या जब तक हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमारे पास आम इमराज के लिए, आम इमराज की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, या हम बिल्कुल सादा इमराज का, जब तक उनमें पेचीदगियां पैदा नहीं होती, किस तरह इलाज कर सकते हैं। तो मैं कुछ इमराज के हवाले से मेडिसिन बताऊंगी कि ये मर्ज जब तक बिगड़े ना, अभी वो मर्ज स्टार्ट हुआ है, अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, तो आप उसको आसानी के साथ किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुखार के हवाले से बताऊं कि बुखार की जो रोजमर्रा की दवा है वो फेरमफॉस है, बेहतरीन दवाई है। पहले नंबर के ऊपर बुखार की जो मेडिसिन आती है, पहले नंबर पे जिसको रोजमर्रा मेडिसिन के तौर पर जाना जाता है, वो फेरमफॉस है। बुखार में, सादा बुखार में दो चार और भी मेडिसिन है जो इस्तेमाल होती है, जिनमें फेरमफॉस के बाद एक तो एकोनाइट है, दूसरी बेलाडोना है, ब्राइनिया है और आर्सेनिक है। आसान सी पहचान है, बेलाडोना और फेरमफॉस के सिम्टम्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बस आप यूं समझ लीजिए कि फेरमफॉस और बेलाडोना जो है ये आपस में जुड़वा बहने हैं। जो काम बेलाडोना करती है वही फेरमफॉस करती है, जो फेरमफॉस करती है वही दायराकार जो है बेलाडोना का भी है। एकोनाइट के हवाले से मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि अचानक अगर कोई भी मर्ज आ जाए तो हमारी मेडिसिन जो है वो एकोनाइट होती है। ब्राइनिया को हम बुखार में इस्तेमाल करते हैं। किस बुखार में इस्तेमाल करते हैं? जब पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वो घटाघट पानी पीता है, यानी एक ही सांस में पानी चढ़ाता है, तो बुखार की जो हमारी दवाई है वो ब्राइनिया हो जाती है। आर्सेनिक के पेशेंट को भी प्यास लगती है, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट जो पानी पीता है वो गूंट गूंट पीता है। ब्राइनिया और आर्सेनिक दोनों में पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास होती है, लेकिन दोनों में फर्क कहां पर आता है कि ब्राइनिया का जो पेशेंट है वो एक ही सांस में पानी चढ़ा जाता है, और आर्सेनिक का जो पेशेंट है वो गूंट गूंट पानी पीता है। दूसरा फर्क जो आता है ब्राइनिया और आर्सेनिक में, कि आर्सेनिक के पेशेंट को गर्मी से आराम आता है, आर्सेनिक का पेशेंट जो है वो बेचैन होता है, रेस्टलेसनेस उसमें पाई जाती है, और ब्राइनिया के पेशेंट को हरकत करने से तकलीफ होती है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, ये चार मेडिसिन जो हैं, एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया और आर्सेनिक, इन चारों को आपस में ऑल्टरनेट करते हैं। यानी उन्होंने इसको 1 2 3 4 का नाम भी दे रखा है, ABCD का भी नाम दे रखा है, कि वो जब भी उनके पास सादा बुखार के हवाले से कोई मरीज आता है या घर में जब इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पर यही दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुखार की रोजमर्रा की जो दवाई है वो फेरमफॉस है, बड़ा अच्छा असर करती है। 30 पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, आप देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम तो हम बुखार में बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिल्सीमियम को इस्तेमाल करवाते हैं, पल्साटीला को इस्तेमाल करवाते हैं, नेट्रोमेयर को इस्तेमाल करवाते हैं, नक्सवामिको को इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन यहाँ मैं लंबा चौड़ा नहीं आपको कुछ बताने जा रही, ये मैं पहले भी मैंने दोहराया और अब मैं ये लास्ट दफा दोहरा रही हूं कि मैं आपको सिर्फ रोजमर्रा की दवा का नाम बताऊंगी कि इन इमराज में हम जो पहले नंबर के ऊपर दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये होंगी। दूसरे नंबर के ऊपर आती है खांसी। खांसी चूंकि बजाते खुद तो कोई मर्ज नहीं होता, ये पीछे किसी ना किसी मर्ज की वजह से आती है, यानी कि ये एक सेकेंडरी डिजीज आता है। लेकिन जो खांसी की हमारे पास जो बेहतरीन दवाइयां आती हैं, जो पहले ही नंबर के ऊपर हमारे पास दवाइयां आती हैं, वो बेलाडोना, ब्राइनिया और ड्रोसरा है। ब्राइनिया की कौन सी खांसी है? ब्राइनिया की खांसी जो खुश्क खांसी होती है। बेलाडोना किस खांसी में इस्तेमाल होती है? जब आप मरीज का या अपने घर में किसी बच्चे का खलक जो है वो खोलते हैं, उसको देखते हैं, तो आपको म्यूकस मेम्ब्रेन जो है रेड नजर आती है, बहुत ज्यादा रेडनेस उसमें पाई जाती है, और आप जब उससे पूछते हैं अपने पेशेंट से कि उसको निगलने में तकलीफ तो नहीं, और अगर वो ये कहे कि मुझे निगलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं थूक भी निगलता हूं तो मुझे दर्द
ہوती है तो ऐसी खांसी में, ऐसे गले की खराबी में बेलाडोना को इस्तेमाल किया जाता है। और ब्राइनिया, जिस तरह मैंने आपको कहा कि खुश्क खांसी की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है, और ड्रोसरा तो हर किस्म की खांसी को कवर करती है। वो खुश्क खांसी को भी कवर करती है, वो काली खांसी को भी कवर करती है, खांसी की जितने भी रंग है ड्रोसरा उसको कवर करती है। तो हमारे पास जो खांसी की आम तौर पर रोजमर्रा के तौर पर जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं वो बेलाडोना, ब्राइनिया और ड्रोसरा है। तीसरे नंबर पे जो आम मर्ज है जो घरों में आता है, बच्चों में देखने को आपको मिलता है, वो नजला जुकाम है। नजला जुकाम की जो पहली दवा है वो जस्टिशिया है। कोई भी नजला जुकाम ये दवा जो है कवर कर जाती है। इसके अलावा नजला जुकाम की दवाओं में जो मशहूर दवाइयां हैं उनमें एक तो आर्सेनिक एल्बम है, इलियम सीपा है और नेट्राम्योर है। फर्क वही बात मोडेलिटीज के ऊपर जाके आपने कर देना है कि इलियम के साथ छींकें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इलियम का पेशेंट जो है खुली हवा में अपने आप को बेहतर महसूस करता है। आर्सेनिक का पेशेंट जो है नजला जुकाम में नाक जो है वो पानी की तरह बहता है, उसको सर्दी लगती है, वो अपने आप को कवर करके रखता है। और नेट्राम्योर जो है उसका पेशेंट जो है बंद कमरे में अपने आप को बेहतर महसूस करता है। इलियम सीपा का जो पेशेंट है वो खुली हवा में अपने आप को बेहतर महसूस करता है, और नेट्राम्योर का जो पेशेंट है वो बंद कमरे में अपने आप को बेहतर महसूस करता है। और इसी तरह अगर नाक बंद हो जाए जुकाम की हालत में तो हमारी जो बेहतरीन दवा है वो नक्सवामिका है। चेस्ट के हवाले से सर्दियों में या छोटे बच्चों में आम तौर पर आपको चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम नजर आती है कि बच्चे की जो छाती है वो बहुत ज्यादा गड़गड़ करती है, उसमें बलगम जो है खरखराती है। तो आम तौर पर छाती के लिए जो रोजमर्रा की अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, एक तो एंटमटार है, दूसरी एपिकॉक और तीसरी कालीबाई है। अब ये बच्चों में पाया जा रहा है मर्द, बड़ों में पाया जा रहा है, बूढ़ों में पाया जा रहा है, लेकिन अगर छाती में बलगम बहुत ज्यादा खरखराती है तो हमारी जो मेडिसिन है वो यही एंटमटार, एपिकॉक और कालीबाई है। अब यहाँ पे मैं एक एक लाइन में आपको इनका फर्क बता दूं कि एंटमटार में बलगम खरखराती ज्यादा है, लेकिन जब पेशेंट बलगम थूकता है तो बाहर कम निकलती है। एपिकॉक में जितनी बलगम खरखराती है उतनी ही बाहर निकलती है। कालीबाई में दिमाग के अंदर मरीज को रेशा महसूस होता है, यानी उसको यूं महसूस होता है कि जैसे रेशा उसके दिमाग में खरखरा रहा है। वो सजदे में जाता है तो उसे लगता है कि जो दिमाग है वो आगे की तरफ आ गया, वो उठता है तो उसे लगता है कि रेशे की वजह से उसका दिमाग जो वजनी हुआ है वो पीछे की तरफ चला गया। तो जब हमारी चेस्ट कंजेशन आती है उसमें हमारी जो रोजमर्रा की अद्वियात है वो यही एंटमटार, एपिकॉक और कालीबाई क्रोमियम है। एक और जो आम मर्ज है जो घरों में बहुत ज्यादा नुमाया तौर पर पाया जाता है वो ब्लड प्रेशर का हाई होना है। हाई ब्लड प्रेशर में इमरजेंसी के तौर पर जिन मेडिसिन को हम इस्तेमाल करवाते हैं, एक तो लैकेसिस है, दूसरा नेट्राम्योर है। लैकेसिस भी 200 में इस्तेमाल की जाती है और नेट्राम्योर भी 200 में इस्तेमाल की जाती है। नेट्राम्योर के हवाले से तो डॉक्टर्स आमतौर पर इसको आधे आधे घंटे के वक्फे से या 15-15 मिनट के वक्फे से भी बाद औक़ात 3 खुराकें दे देते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए, बीपी जो है बहुत ज्यादा लो हो गया और गिर गया और पेशेंट की तबीयत जो है अचानक खराब होने लगी, तो हमारे पास बेहतरीन 2 अद्वियात हैं जो नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाई से मतलब नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक चाइना और दूसरा कार्बोवेज है। ये मैं रोजमर्रा मेडिसिन के हवाले से आपको बता रही हूं कि आमतौर पर हम इन अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो आम मर्ज हमारे घरों में पाया जाता है, एजेड खवातीन में या एजेड लोगों में जो पाया जाता है वो जोड़ों के दर्द है। तो जोड़ों के दर्द की बेहतरीन दवाई रोस्टॉक्स है। रोस्टॉक्स के हवाले से जो उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसकी बुनियाद पर हम उसको इस्तेमाल करवाते हैं कि पेशेंट के लिए पहली हरकत जो है वो मुश्किल होती है। जब वो उठ के चलना शुरू करता है तो वो रवानी से चल नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे वो चलना शुरू करता है उसकी चाल में रवानी आना शुरू हो जाती है। तो वहां पर जोड़ों के दर्द के हवाले से पहली दवाई जो आ जाती है वो रोस्टॉक्स आ जाती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द की एक बहुत बड़ी मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया में यही बात कि पेशेंट को हरकत से तकलीफ है और आराम करने से पेशेंट को आराम आता है। ब्राइनिया और रोस्टॉक्स दोनों आपस में मोडेलिटीज के हवाले से ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बाद बेहतरीन काम करती हैं।
यानी आप जोड़ों के दर्द में रुस्टॉक्स भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप रुस्टॉक्स के बाद ब्राइनिया भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तीसरी जो जोड़ों के दर्द की बेहतरीन मेडिसिन है वो कास्टिकम है। आप कास्टिकम को भी इस्तेमाल करवाइए जोड़ों के दर्द के हवाले से, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह जो छोटे जोड़ हैं हमारे, गंठिया जिसको हम कहते हैं, उसकी बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई तो आर्निका है, दूसरी लेडमपाल है, कॉल्चिकम है। और अगर आपने इमरजेंसी बड़े जोड़ों के लिए या छोटे जोड़ों के लिए कोई भी दवाई इस्तेमाल करवानी है कि जब तक आपकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं आती या जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो आपकी बेहतरीन दो दवाइयां हैं, एक आर्निका और दूसरी मैगफॉस। दोनों पेन किलर के तौर पर जानी जाती हैं। हाइपोटेंसी में आप इनको इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह आपका पेशेंट जो है वो सुकून में आ जाएगा। गुर्दों में अगर कभी कभार दर्द उठ जाए या कोई घर में गुर्दों का पेशेंट है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना या अस्पताल लेके जाने क्लिनिक किसी डॉक्टर के पास लेके जाने के दरमियान जो हमारे पास टाइम होता है, उसमें आप कैमोमिला हाई डोज में इस्तेमाल करवा दीजिए। आप देखिए, जब आप कैमोमिला हाई डोज में इस्तेमाल करवाएंगे तो पेशेंट के असाब जो है वो पुरसकून हो जाएगा और उसकी दर्द जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। कहीं पे भी जहां बहुत शिद्दत की दर्द पाई जाती है और पेशेंट बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता वावेला करता है, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, किसी भी मर्द में, यहां तो खैर मैं गुर्दों के हवाले से आपको बता रही हूं, लेकिन किसी भी मर्द में जब दर्द की शिद्दत से मरीज बेहाल होता है और चीखता चिल्लाता है, तो वहां पर जो दवाई पहले नंबर पर इस्तेमाल करवाई जाती है वो कैमोमिला है और कैमोमिला को हाई डोज में इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम बर्बरस इस्तेमाल करवाइए, सारसेप्रेला इस्तेमाल करवाइए, कैंथरस इस्तेमाल करवाइए, आप नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवाइए, आप एपिस मेलिफिका इस्तेमाल करवाइए, जो मर्जी दवाई आपके साइन और सिम्टम के मुताबिक बनती है आप इस्तेमाल करवाइए। लेकिन इमरजेंसी किडनी पेन को कंट्रोल करने के लिए जब पेशेंट, याद रखिए, जब पेशेंट बहुत ज्यादा वावेला करे, जब बहुत ज्यादा शोर मचाए, तो दवाई जो है वो कैमोमिला है। कैमोमिला उन लोगों की दवाई नहीं है जो दर्द को बर्दाश्त करना जानते हैं। कैमोमिला पुरसुकून लोगों की दवाई नहीं है। अगर आपको शिद्दत की दर्द है लेकिन आप कमाल ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, आप अपने जस्टेड से शो नहीं होने दे रहे कि आपको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो कैमोमिला आपकी दवाई नहीं है। कैमोमिला उन लोगों की दवाई है जो बहुत ज्यादा दर्द की शिद्दत में चीखते चिल्लाते और शोर करते हैं, तो गुर्दे की दर्द जो है बहुत स्वेरिटी के साथ आती है। आप अगर पेशेंट को इस तरह की कोई तकलीफ हो तो आप कैमोमिला को इस्तेमाल करवाइए। इसके अलावा एक और मर्ज है जो आमतौर पर घरों में जिसको हम देखते हैं, वो चाहे बच्चों के हवाले से आए या बड़ों के हवाले से आए, वो मतली और कै का पाया जाना है। तो मतली और कै की पहली जो दवाई है वो एपिकॉक है। एपिकॉक जो है बेहतरीन दवाई है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है, जो कि मतली में और कै में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आप सिपिया को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। पेशेंट जैसे ही पानी पिए और फौरन उल्टी कर दे तो आप अमाइगडालस को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारी मतली की रोजमर्रा की दवाई है वो एपिकॉक है। शटिका पेन बहुत सीवियर पेन है और बहुत ज्यादा तकलीफ इस मर्ज में आती है, तो शटिका पेन की जो बेहतरीन दवाई है जो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करती है वो रुस्टॉक्स है। रुस्टॉक्स के अलावा आप शटिका को मैगफॉस के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम, लेफ्ट साइड शटिका, राइट साइडेड शटिका, फिर दर्द का कैरेक्टरिस्टिक, दर्द ऊपर से नीचे आ रही है, नमनेस आ रही है, उसके मुताबिक कोई भी आप मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन जो रोजमर्रा की दवा है शटिका पेन के लिए वो हमारी रुस्टॉक्स है। अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है या घर में किसी बड़े को डायरिया हो जाता है, तो पहले नंबर के ऊपर जो दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है रोजमर्रा, जिस हमारे पास जो अद्वियात होनी चाहिए, वो कैम्फर है। आप कैम्फर 200 की एक डोज इस्तेमाल करवा दे, डायरिया है, साथ में बुखार है, उल्टियां हैं, कोई भी चीज है, कैम्फर उसको कवर कर जाएगी। कैम्फर की सिर्फ 2 खुराकें काफी होंगी। 200 में आप 2 खुराकें पेशेंट को इस्तेमाल करवा दीजिए। पेशेंट को बेशक 10 मोशन आ चुके हैं या 20 मोशन आ चुके हैं, आपकी कैम्फर जो है उसके डायरिया को कंट्रोल कर देगी। फिर अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम आप जो मर्जी मेडिसिन इस्तेमाल करवा दीजिए। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम आमतौर पर पाई जाती है वो नक्सीर के हवाले से है
کہ ناک میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے ہمارے پاس بلیڈنگ کے لیے بے تحاشا میڈیسنز ہیں، لیکن بہترین میڈیسن جو ہماری نکسیر میں کام کرتی ہے وہ فیرم فاس ہے۔ آپ اگر اس کو لو پوٹینسی میں استعمال کروائیں تو پرانی سے پرانی نکسیر کو دور کر دیتی ہے۔ آپ چاہے تو اس کو 200 میں استعمال کروا لیجئے، چاہے اس کو 6x میں استعمال کروا لیجئے، لیکن نکسیر کی بہترین دوائیوں میں سے جو پہلی دوائی ہے وہ فیرم فاس ہے۔ ویسے تو ہیمومیلس بھی آتی ہے، ملیفولیم بھی آتی ہے، کوئی بھی ایسی دوا جس میں خون بہنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں اس کا کریکٹرسٹک ہے کہ اس میں بلیڈنگ پائی جاتی ہے، آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن میں جس طرح آپ کو کہا کہ روزمرہ کی پہلی دوا جو نکسیر میں استعمال ہوتی ہے وہ فیرم فاس ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں عام طور پر جو امراض آتے ہیں یا بیماریاں دیکھنے میں آتی ہیں، ان میں چوٹ لگنا اور زخم بننا ہے۔ کھیلتے ہوئے آپ گر گئے، آپ سیڑھیوں میں سے گر گئے، کہیں سے بھی آپ گر گئے ہیں اور آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، آپ کو کٹ لگ گیا ہے، بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، دردیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی عام طور پر گھروں میں پائے جانے والے امراض میں سے ایک مرض ہے۔ تو یاد رکھیے جب مسل کچلے جاتے ہیں، جب ہمارا گوشت کچلا جاتا ہے، جب ہمارے گوشت کے اوپر رگڑ پڑتی ہے، جب خراشیں پڑتی ہیں، تو وہاں جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ آرنیکا ہے۔ اگر زخم کھل گیا ہے تو ہماری جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ کیلنڈولا ہے۔ اگر اعصاب کچلے گئے ہیں، جہاں پہ آپ کی نرو اینڈنگز آتی ہیں، اعصاب کچلے گئے ہیں، تو وہاں پر آپ کی دوائی پھر آرنیکا نہیں ہوگی، ہائپیڈیکم ہوگی۔ اگر نوکدار کسی آلات سے آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، جیسے کیل چبھ گیا آپ کے پیر میں، کوئی نوکیلی چیز آپ کو چبھ گئی ہے، تو وہاں پر آپ کی جو دوائی ہے وہ لیڈم پال ہوگی۔ اگر تیز دار آلے سے آپ کو کٹ لگا ہے، چاقو سے، چھری سے، استرے سے، شیشے سے آپ کو کٹ لگ گیا، آپ کو زخم لگ گیا، تو وہاں آپ کی جو میڈیسن ہے وہ اسٹیفیسائگیریا ہے۔ یاد رکھیے جب بچوں کے ختنے کروائے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو بچے کے درد کو یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوائی استعمال کروائی جاتی ہے وہ اسٹیفیسائگیریا کروائی جاتی ہے۔ یہی چاقو کے کٹ کی بنیاد پر یاد رکھیے جب بھی آپریشن ہوتے ہیں اور آپریشن کے بعد کی درد کو، تکلیف کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کر رہی ہوں، وہ اسٹیفیسائگیریا ہے۔ گوشت میں، مسلز میں درد آ رہی ہے، خراش آ رہی ہے، دکھن آ رہی ہے تو آرنیکا۔ اعصاب کچلے جا رہے ہیں، ہائپیریکم۔ زخم کھلے ہیں، چوٹ لگ گئی، بلیڈنگ ہوگی تو دوائی کیلنڈولا۔ نوکیلے آلات سے اگر چوٹ لگی ہے تو لیڈم پال، اور اگر تیز دار آلے سے چوٹ لگی ہے تو وہاں ہماری دوائی جو ہے وہ اسٹیفیسائگیریا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان 10-12 بیماریوں کے حوالے سے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہماری کون سی میڈیسنز ہیں، تو انشاءاللہ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ نہ صرف آپ اپنے پیشنٹ کو بلکہ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن بھائیوں کو، جو بھی آپ کی فیملی میں ہے، آپ انہی دوائیوں سے ان کے مرض کو کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ یہ انیشیل سٹیجز ہے، ابھی یہاں پہ مرض بگڑا نہیں ہے، ابھی یہاں پہ مرض نے اپنی حیت تبدیل نہیں کی ہے، ابھی مرض جو ہے کرونک فارم میں نہیں گیا ہے۔ یہ میں آپ کو روزمرہ ادویات کے حوالے سے میں نے آپ کو کلینکل ٹپس دیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ انہی امراض میں انہی دوائیوں سے کام کر سکتے ہیں، کام لے سکتے ہیں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ انیشیل سٹیجز کے اوپر ہے۔ باقی جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پاس ہزاروں دوائیاں، ہمارے پاس ہزاروں سمٹم، ایک ایک کریکٹرسٹک سمٹم کے اوپر ہمارے پاس بے شمار دوائیاں ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو بھی ذہن نشین کر لیں تو چھوٹے موٹے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وہ انہی ادویات سے دور ہو جائیں گے۔ شکریہ۔